दोस्तों, इस वीडियो में बिहार बीएड एग्जाम में पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 22 सितंबर 2020 को एग्जाम लिया गया था। एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा गया था। इस वीडियो में टोटल 120 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप 2021 बीएड का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप सभी 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। कितना क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं लास्ट में आपको कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है। एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा। 2 भाषा पेपर है यहाँ पर। 15 क्वेश्चन हो गया इंग्लिश से और 15 क्वेश्चन हिंदी से। टोटल मिलाकर यहाँ पर 30 क्वेश्चन भाषा पेपर से हो गया और 25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा। इसमें कुछ मैथ का भी क्वेश्चन शामिल रहता है। 40 क्वेश्चन जीके से पूछा जाएगा। जीके में करेंट अफेयर्स भी शामिल है और 4 सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कुछ यहाँ पर साइंस का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद 25 क्वेश्चन हो गया टीचिंग एबिलिटी, पेडोलॉजी यानी टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से मिलाकर टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, डायरेक्शन यानी निर्देश है क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। यहाँ पर दिया हुआ है ईच ऑफ दी फॉलोइंग आइटम इज फॉलोड बाय अल्टरनेटिव मीनिंग विच ओनली वन इज करेक्ट। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ही ऑप्शन उससे रिलेटेड सही है और आपको चूज करना है। पहला क्वेश्चन में है टू रीड बिटवीन द लाइन। यह एक प्रकार का फ्रेज है, मुहावरा है और इसका जो अर्थ होता है छिपे हुए अर्थ को समझना। इससे रिलेटेड जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर, यहाँ पर लेखक के छिपे हुए अर्थ को समझना, इसका सही अर्थ हो गया। 5 से 6 सेकंड का आपको समय लेना है और सभी 120 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स। यहाँ पर आपको गिव अप से रिलेटेड कौन सा मीनिंग है आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो गिव अप का अर्थ जो होता है छोड़ना और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्रिएट। तो क्रिएट मीन्स होता है एक तरह से बनाना, नया बनाना। लिव मीन्स होता है छोड़ना। कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना और कीप अवे मीन्स होता है दूर रहना या भाग जाना। इस तरह का अर्थ हुआ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन लिव। और यहाँ पर गिव अप पूछा गया तो गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, तो लिव मीन्स भी होता है छोड़ना, तो उससे रिलेटेड मीनिंग बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए ट्रक। इस वाक्य का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर लड़के को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस वाक्य का अर्थ हुआ हिंदी में लड़के को एक ट्रक ने टक्कर मार दी या फिर मारकर गिरा दिया, इस तरह का अर्थ हुआ। इससे रिलेटेड जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्रश्ड डाउन। क्रश्ड मीन्स होता है कुचल देना या टक्कर मार दिया, इस तरह का अर्थ हुआ। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन शुड नॉट मेक इररिलेवेंट रिमार्क्स। और यहाँ पर इररिलेवेंट का आपको अर्थ बताना है। इररिलेवेंट का जो अर्थ होता है असंगत और इससे रिलेटेड नहीं है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा नॉट बीइंग टू द पॉइंट। यहाँ पर जो भी पॉइंट है उससे रिलेटेड यह मीनिंग नहीं है। इररिलेवेंट का होता है असंगत, उससे रिलेटेड नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरदार पटेल वाज आयरन मैन। सरदार पटेल लौह पुरुष थे, आयरन मैन थे। इससे रिलेटेड जो मीनिंग होगा यहाँ पर आयरन मैन का अर्थ जो होता है एक तरह से लौह पुरुष का अर्थ दृढ़ निश्चय, यानी जो भी निश्चय किया उसको पूरा करेंगे हर हाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ए मैन ऑफ फिर्म डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय। अगला क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक यहाँ पर निर्देश है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव इन बिलो गिवन आइटम्स चूज द करेक्ट वन रिफ्लेक्टिव मीनिंग। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है और उससे रिलेटेड जो भी मीनिंग है आपको चूज करना है। सिंपल सा बात करें तो यहाँ पर अनेक शब्द का एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर है एन अनमैरिड मैन। तो एन अनमैरिड मैन यानी एक अविवाहित आदमी को क्या कहा जाता है? तो एक अविवाहित आदमी को अविवाहित या कुंवारा कहा जाता है। तो बैचलर इसका सही आंसर हो जाएगा। बैचलर मीन्स होता है कुंवारा या अविवाहित। अगला क्वेश्चन एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। तो लैंड यानी भूमि और वाटर जल, तो यानी जल एवं स्थल दोनों में रह सकता है। ऐसे जीव को क्या कहा जाता है एनिमल को? उसे जो कहा जाता है उभयचर। जैसे मेढक उभयचर है। मेढक जो है भूमि पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। तो एम्फीबियंस के कैटेगरी में मेढक आता है। उभयचर का इंग्लिश नाम है एम्फीबियंस। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ए थिंग विच इजिली कैचेज फायर। ऐसा चीज़ जिसमें आसानी से आग लग सकता है, इससे रिलेटेड जो मीनिंग हो जाएगा इनफ्लामेबल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्लेम मीन्स होता है ज्वाला और लॉ इस तरह का अर्थ हुआ। इनफ्लामेबल मीन्स होता है ज्वलनशील, यानी जिसमें आसानी से आग लग सकता है। अगला क्वेश्चन एनिमल दैट फीड्स ऑन ग्रास। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन को देख लीजिए। एनिमल दैट फीड्स ऑन ग्रास इसका अर्थ हुआ
वे जानवर जो घास खाते हैं, यानी घास पर डिपेंड है, घास खाते हैं, इस तरह का अर्थ हुआ। फर्स्ट ऑप्शन में कार्निवोरस। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको पूछ दे ये कार्निवोरस का अर्थ क्या होता है, तो कार्निवोरस मीन्स होता है मांसाहारी। बी ऑप्शन में है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी। इसके बाद इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़ा। इंसेक्टिवोरस मीन्स हो जाएगा कीट भक्षी, जो कीट पतंग को खाते हैं, जैसे मेढक हो गया, इंसेक्टिवोरस आप कह सकते हैं, कीट को खाते हैं। इसके बाद यहाँ पर डी ऑप्शन में ग्रामिनीवोरस। ग्रामिनीवोरस मीन्स होता है घास भक्षी, जो घास खाते हैं, यानी घास पर डिपेंड है। यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं होकर के डी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया हुआ हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी। तो शाकाहारी में घास भी है, पौधे भी है, फल फूल भी शामिल है। जैसे मनुष्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों कैटेगरी में है, तो मनुष्य यहाँ पर भोजन करते हैं शाकाहारी चीज़ से, तो यहाँ पर शाकाहारी के कैटेगरी में मनुष्य भी हो सकता है, बाकी और भी जानवर हो सकता है, लेकिन इसमें पूछा गया है सिर्फ यहाँ पर ग्रास यानी घास पर डिपेंड है। तो ग्रामिनीवोरस इसका सही आंसर होगा, हर्बीवोरस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। वाइफ मीन्स होता है पत्नी, और वाइफ का यहाँ पर प्लूरल फॉर्म दिया हुआ बहुवचन वाइफ्स होता है, तो यहाँ पर एक से अधिक पत्नी से रिलेटेड पूछा गया, तो पोलीगामी इसका सही आंसर हो जाएगा। पोली मीन्स ही होता है एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डायरेक्शन 11 से लेकर 13 तक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग आइटम। यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन है एट लास्ट ही एल्ड द टेम्पटेशन। इसमें जो हो जाएगा खाली स्थान में सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है वर्क हार्ड यू विल फेल। वर्क हार्ड यू विल फेल यहाँ पर कहा जा रहा है, तो क्या होगा इसमें खाली स्थान पर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एल्स का यहाँ पर प्रयोग होगा, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। इसका अर्थ हुआ कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में वी सेल्ड द रिवर, तो यहाँ पर रिवर से रिलेटेड पूछा गया है, तो डाउन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन 14 से लेकर 15 तक है, तो एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो यहाँ पर गलत भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द गिवन आइटम्स। यहाँ पर अपोजिट पूछा जा रहा है, तो अपोजिट ही आपको यहाँ पर समझना। अपोजिट मीन्स होता है उल्टा, और इसके जगह पर एंटोनम भी दिया जा सकता है। एंटोनम मीन्स होता है विपरीतार्थक शब्द इंग्लिश में, और साइनोनम मीन्स होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची अगर साइनोनम पूछा जाएगा तो उसी से रिलेटेड आपको मीनिंग देना है। यहाँ पर अपोजिट पूछा गया है, सिंपल वर्ड ही यूज हुआ है, नहीं तो इसके जगह पर एंटोनम भी दिया जा सकता है। एंटोनम मीन्स होता है विपरीतार्थक, साइनोनम मीन्स होता है पर्यायवाची। यहाँ पर पूछा जा रहा है द शोल्डर वाज काइंड, तो काइंड का यहाँ पर आप लोग को विपरीतार्थक बताना है, तो काइंड मीन्स होता है दयालु। तो यहाँ पर पीसफुल है, पीसफुल मीन्स हो गया शांतिपूर्ण या शांतिपूर्वक। हेल्पिंग मीन्स होता है मदद करने वाला। क्रूएल मीन्स होता है निर्दय कष्टदायी, इस तरह का अर्थ हुआ। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर दयालु का हो जाएगा क्रूएल, और हैट मीन्स होता है नफरत करने वाला। अगला क्वेश्चन है द टीचर वाज हैप्पी विथ द स्टूडेंट। टीचर जो है स्टूडेंट के साथ खुश थे, इसका सही अर्थ हुआ टीचर जो है स्टूडेंट के साथ खुश था। तो यहाँ पर हैप्पी का आपको बताना है। तो हैप्पी का जो यहाँ पर उल्टा शब्द जो हो जाएगा यहाँ पर सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। और फेवर मीन्स होता है पक्ष में, प्लीज्ड मीन्स होता है पर्सन, लाइक मीन्स होता है पसंद, तो सैड मीन्स होता है दुखी। यह इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हिंदी से संबंधित है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तत्सम होता है संस्कृत का शब्द, और तद्भव होता है संस्कृत से विकृत शब्द, यानी संस्कृत से परिवर्तित शब्द। इसमें आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर चतुर्दश दिया हुआ यानी 14, यह जो है संस्कृत में है। इसके बाद चतुर्थ और चतुर्थ, यह भी संस्कृत का शब्द है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14, यह तद्भव का उदाहरण है। बाकी तीनों जो है यहाँ पर तत्सम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुने। तो संस्कृत से रिलेटेड यहाँ पर आपको शब्द बताना है। तो हंसी जो है यहाँ पर हिंदी का एक तरह से शब्द है, और संस्कृत में जो होता है हास्य होता है हंसी के जगह पे। और कपूर जो होता है संस्कृत में कर्पूर होता है। कर्पूर अगर दिया हुआ रहता तो तत्सम होता है। और आम के जगह पर यहाँ पर आम्र होना चाहिए संस्कृत में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओज जो है यहाँ पर तत्सम का उदाहरण है। ओज का अन्य नाम तेज, प्रकाश, उजाला, यह सब होता है। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषा की जो सार्थक इकाई है वाक्य है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया हुआ है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है तो इसको वाक्य बोलेंगे। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है, और शब्द से छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वर्ण। वर्ण जो होता है लिखित रूप,
और ध्वनि होता है उच्चारित रूप, दोनों एक ही है, दोनों में कोई एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे भाषा लिखा हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भाषा एक शब्द हो गया। और अक्षर की बात करें तो इसमें 2 अक्षर है, एक है भा, दूसरा यहाँ पर सा है, तो 2 अक्षर हो गया। वर्ण की बात करें तो इसमें 4 वर्ण है। जैसे यहाँ पर भ लिखा हुआ है तो यह जो हो गया वर्ण हो गया। वर्ण जो होता है लिखित रूप होता है, अगर इसी को उच्चारण करेंगे भ तो यह जो हो गया ध्वनि हो गया। तो या तो वर्ण ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा या फिर ध्वनि। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वर्ण। अगला क्वेश्चन है दारा का अर्थ क्या है। दारा का जो अर्थ होता है भार्या पत्नी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर ग घ है तो यह कवर्ग के कैटेगरी में, कवर्ग यानी क ख ग घ हुआ, तो कवर्ग जो होता है कंठीय ध्वनि, कंठ से उच्चारण है। चवर्ग का है तालु से, इसके बाद टवर्ग हो गया। तो टवर्ग जो होता है मूर्धन्य व्यंजन यानी मूर्धा से इसका उच्चारण है। टवर्ग के अंतर्गत हो गया ट ठ ड ढ न तक, और तवर्ग त थ द ध न जो है दंतीय ध्वनि है, पवर्ग जो है ओष्ठीय ध्वनि है। इस क्वेश्चन का सही आंसर मूर्धन्य पूछा जा रहा है तो ड ढ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने। यहाँ से आपको अल्पप्राण का भी याद रखना है। महाप्राण जो होता है आपको सिंपल सा याद रखना है कि महाप्राण सम है, यानी 2 श्रेय और चौथे नंबर का जो व्यंजन है महाप्राण का उदाहरण होगा। पहला, तीसरा, पांचवा जो है अल्पप्राण का उदाहरण है। तो यहाँ से देख लीजिए क जो है पहले स्थान पर है, ख दूसरे स्थान पर है, ग जो है तीसरे स्थान पर है, क ख ग घ में देखिएगा तो ग तीसरे स्थान पर है, ब तो प फ ब, ब भी तीसरे स्थान पर है। तो महाप्राण जो होता है यहाँ पर दूसरे और चौथे नंबर का व्यंजन, तो दूसरे नंबर पर कौन है, ख है, तो सही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा याद ये रखिएगा कि महाप्राण सम होता है यानी दूसरा चौथा होना चाहिए, और अल्पप्राण विषम 1 3 5वें नंबर का व्यंजन अल्पप्राण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, आह कितना सुंदर पुष्प खिला है, इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर खाली स्थान में होगा, आह के बाद आपको बताना है। तो यहाँ पर जो चिन्ह का प्रयोग होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जो करते हैं खुशी दुख आश्चर्य के लिए, यहाँ पर एक तरह से आश्चर्य ही है, आह कितना सुंदर पुष्प खिला है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यह जो है योजक हाइफन चिन्ह का उदाहरण है, और यहाँ पर हो गया यह कोमा, कोमा का हिंदी नाम है अल्प विराम, और यह जो हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन है इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने। अल्प विराम यानी कोमा होता है इंग्लिश नाम इसका, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है इसको अर्धविराम चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है सेमीकोलन, और यह सी ऑप्शन हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह का उदाहरण। डी ऑप्शन में यहाँ पर पूर्ण विराम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई एवं दोहा से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा जाता है, पिछले साल दोहा से रिलेटेड पूछा गया था और इस बार चौपाई के बारे में पूछा गया है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और आपको दोहा का भी याद रखना है। तो दोहा में क्या होता है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो ऐसे आप याद रख लीजिए, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं। पिछले साल पूछा गया था यह क्वेश्चन कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितने मात्राएं होती है, तो 13, और दूसरे और चौथे चरण में जो हो जाएगा यहाँ पर 11 मात्राएं। तो दोनों अच्छे से याद रख लीजिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना शैली क्या है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है अवधी भाषा में। यहाँ पर भाषा का नाम नहीं पूछा जा रहा, रचना शैली पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन दोहा चौपाई शैली। डी ऑप्शन नहीं होगा, दोहा चौपाई शैली ही है, बाकी यहाँ पर जो 2 शैली है यह नहीं है। अगला क्वेश्चन है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में जो प्रयोग हुआ है सम उपसर्ग का, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। एग्जाम में उपसर्ग एवं प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको पहचानना कैसे है इसको सीख लीजिए आप। उपसर्ग जो होता है शुरू में लगता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है। एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा कि इसमें से किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है या फिर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको यहाँ पर देखना है, जैसे आ यहाँ पर है तो आ को छोड़कर बाकी जो यहाँ पर शब्द है जैसे जन्म है तो क्या कोई सार्थक शब्द है, अगर आप आ को अलग कर देते हैं तो इस तरह से आपको देखना है। तो आ अलग करने पर यहाँ पर जन्म है और जन्म बिल्कुल सार्थक शब्द है। इसी तरह से यहाँ पर आपको आ जाना, आ अलग करने के बाद यहाँ पर गमन हो गया तो गमन बिल्कुल सार्थक शब्द है, यानी इसमें भी आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
इसके बाद यहाँ पर आइएगा तो आ अलग करने पर कर्षक शब्द है, तो कर्षक भी एक सार्थक ही शब्द है। और डी ऑप्शन में अगर आप आइएगा तो आ अलग करने के बाद कितना बचता है, यहाँ पर दरणीय बचता है। दरणीय कोई सार्थक शब्द नहीं है, आदरणीय सार्थक शब्द है, लेकिन अगर आप अलग कर देते हैं इससे तो दरणीय होता है। दरणीय कोई सार्थक शब्द नहीं है। अगर यहीं पर आदर रहता तो आदर में अलग करने पर दर बचता, दर सार्थक शब्द हो सकता था, लेकिन दरणीय कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए इसमें आ का प्रयोग नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसी तरह से उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड पूछा जाता है तो सिंपल से आपको इस तरह से खंडित करके देख लेना है कि किसमें सार्थक शब्द है या नहीं अलग करने पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पराजय में उपसर्ग है, परा उपसर्ग है और परा अलग कर दीजिएगा तो जय इधर है, तो जय भी सार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप चुने। यहाँ पर जो हाथ दिया हुआ है, हाथ नहीं होना चाहिए, काम जो है हाथ ही से करते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पर होगा कि अपना काम स्वयं करो। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हाथ का प्रयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है। चिड़िया का बहुवचन आपको बताना है। चिड़िया का जो बहुवचन है फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर है, यहाँ पर याक के ऊपर हो जाएगा चंद बिंदु, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15 इंग्लिश से पूछा जाता है, 15 हिंदी से क्वेश्चन। अब चलिए आगे रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 31 से लेकर 34 तक, और यह जो क्वेश्चन संबंधित है सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और यहाँ पर सभी का दिया हुआ है किस तरह से डायरेक्शन है। इस तरह से सिंपल सा चलिए यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 6 व्यक्ति एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो केंद्र यहाँ पर हो गया। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसका जो फेस है केंद्र की तरफ इस तरह से फेस है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि विजय सुधीर की बाईं ओर था, तो विजय का जो डायरेक्शन है सुधीर की बाईं ओर, तो सुधीर यहाँ पर ले रहे हैं सबसे पहले। चलिए बीच में यहाँ पर सुधीर हो गया, तो सुधीर के बाईं ओर कौन है, तो विजय है, तो बाईं ओर जो होगा ये इधर वाला पार्ट। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो सिंपल से यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, तो आपका बायां किस साइड होगा, तो बायां जो है इस साइड होगा, दायां साइड यह हो गया। तो बाएं तरफ बैठा हुआ है विजय, सुधीर की बाईं ओर था, तो यहाँ पर चलिए विजय ले रहे हैं, इस तरह से हो गया। भी से विजय हो गया, एस से सुधीर यहाँ पर हो गया। इसके बाद है अमर सौरभ और राकेश के मध्य था, तो चलिए यहाँ पर सबसे टॉप पर यहाँ पर ऊपर में ले लेते हैं यहाँ पर अमर, तो अमर भी यहाँ पर केंद्र की मुंह करके ही बैठा हुआ है, तो अमर यहाँ पर हो गया। और इसके बाद यहाँ पर है कि सौरभ और राकेश के मध्य था, तो सौरभ यहाँ पर होगा और राकेश यहाँ पर होगा, लेकिन क्लियर नहीं कि कौन किस साइड होगा, इसलिए हमें यहाँ पर क्लियर पता नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि सौरभ हो या फिर राकेश हो, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि राकेश हो या फिर सौरभ हो, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो इस तरह से आपको लिख लेना, या तो सौरभ होगा यहाँ पर या फिर राकेश होगा, ये दोनों के बीच में है। इसके बाद है कि नीरज अमर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर था। अमर के बाईं ओर, तो अमर का बायां वाला जो भाग है यह वाला भाग है, और दायां वाला भाग इधर हो गया, तो अमर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर था। तो एक यहाँ से शुरू करना है, तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान यहाँ पर होगा, तो दूसरे स्थान पर कौन हो गया, नीरज हो गया। नीरज को यहाँ पर एन से डिनोट कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर डायरेक्शन बन गया। अब आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो 4 एक पर एक आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है, उसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर है कि विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था। विजय यहाँ पर है, और विजय के दाहिनी ओर, विजय के दाहिनी ओर, तो विजय का दाहिना जो भाग हो गया इधर हो गया, तो विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर, तो पहले स्थान पर यहाँ पर सुधीर है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो नीरज है। तो यह वाला हो गया इसका सही आंसर, नीरज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नीरज। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। 31 नंबर का यहाँ पर हो गया, और 32 नंबर जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीरज और विजय के मध्य कौन था। तो नीरज और विजय, नीरज यहाँ पर हो गया, विजय, नीरज और विजय के मध्य कौन है, सुधीर है। तो 31 नंबर का हो गया यहाँ पर नीरज, और 32 नंबर का जो हो जाएगा सी ऑप्शन सुधीर। चलिए अगला क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अमर के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन था। तो अमर के दाहिनी ओर आपको बताना है कि दूसरे स्थान पर कौन था। तो चलिए फिगर जो इसका बना था इस तरह से, एक कोई वृत्त था इस तरह से, सबसे नीचे में यहाँ पर सुधीर लिए थे और सबसे ऊपर में यहाँ पर अमर हो गया। इसके बाद यहाँ पर सौरभ और राकेश था, तो सौरभ और राकेश के बारे में क्लियर नहीं पता था कि कौन कहाँ पर होगा, यहाँ पर भी हो सकता है या फिर यहाँ पर भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर विजय था,
और यहाँ पर कौन था, तो नीरज। इस तरह से यह डायग्राम हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमर के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन था। तो अमर का दाहिना भाग जो हो जाएगा इधर वाला भाग होगा, और इस साइड वाला भाग जो है यह बायां साइड है, लेफ्ट साइड। तो दाहिने और दूसरे स्थान पर कौन था, राइट साइड में। तो यहाँ से शुरू करना है। पहला स्थान पर यहाँ पर सुरेश या राकेश होगा, दूसरे स्थान पर कौन है, विजय है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विजय इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 34 नंबर में, विजय और अमर के मध्य कौन था। विजय यहाँ पर हो गया और अमर यहाँ पर हो गया। तो विजय और अमर के मध्य हमें क्लियर नहीं पता है कि सुरेश होगा या फिर राकेश होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ऑप्शन में भी इसी तरह से दिया हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राकेश या सौरभ। तो इसमें आपको सिंपल सा फिगर बना लेना है, इसके बाद आप सभी क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा। अब चलिए 35 से लेकर 38 तक का क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है PDJ, UEE, YJ और DNV। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा यहाँ पर रिलेशन है, सीरीज किस तरह से है। P है और यहाँ पर U है। तो U और P में क्या रिलेशन है ये आपको पता लगाना है। तो इसमें होता क्या है कि एक दो आपको ऐड करना है या फिर एक दो घटाना पड़ता है। P है और U है, तो P को क्या कीजिएगा कि U होगा। तो अगर आप इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो U हो जाएगा। P के बाद अगर आप गिनती शुरू कीजिएगा तो P के बाद जो है Q है, QRSTU, 5 में ऐड करने पर U है। और U को अब क्या कीजिएगा कि Y होगा, तो यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ेगा। तो U में अगर आप 4 ऐड करते हैं, U के बाद होता है VWXY, 4 ऐड हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको देखना है इसी तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 ऐड होगा। तो Y यहाँ पर आ गया है, Y के बाद जो है Z आएगा, Z के बाद जो है फिर आपको ABCD से शुरू कर देना। अगर Z तक आ गया खत्म हो जाएगा तो फिर से ABCD से शुरू करना है। Y के बाद हो गया यहाँ पर Z, A, B, यहाँ पर B आ जाएगा 3 ऐड करने पर। और यहाँ पर जो है 2 ही ऐड किया गया है। इस तरह से अगर आप देखिएगा कि पहला जो यहाँ पर लेटर है उसमें 5, 4, 3, 2 इस तरह से ऐड किया गया है। तो B में अगर आप 2 ऐड कीजिएगा तो D हो रहा है, B के बाद CD, तो यानी D यहाँ पर आ रहा है। तो B यहाँ पर होगा खाली स्थान में। पहला तो ये पता चल गया। अब चलिए यहाँ से देखते हैं D और E के बीच में क्या रिलेशन है। तो D में +1 ऐड करने पर E होता है। E में अगर आप 2 ऐड कीजिएगा, E के बाद FG, तो G आ गया यहाँ पर। तो यानी 1 से शुरू था, फिर 2 ऐड हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऐड होगा इस नंबर पर आने के बाद। तो G में 3 ऐड कीजिए, तो G के बाद होता है HIJ, तो यहाँ पर J हो गया। तो यहाँ पर BJ आ गया। और J में अगर आप 4 ऐड कीजिएगा तो N के बराबर होता है। देख लीजिए आप ऐड करके, J के बाद क्या हो गया, KLMN, यानी पैटर्न बिल्कुल सही है। तो BJ हो गया। अब ऑप्शन देख लीजिए BJ वाला कौन सा है, 2 से ही पता चल जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, BJX। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट वाले लेटर में क्या किया गया है कि माइनस ऐड किया गया है। यहाँ पर -5 यहाँ पर घटाया गया है, फिर इसके बाद -4, फिर इस तरह से -3, -2 घटाया गया है। तो BJX फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन, आप देख लीजिए और आप साथ में बनाते भी चलिएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन में जो पैटर्न लागू हुआ है यहाँ पर क्या है कि KLJ है, इसके बाद QPX है, TRW है, YTV है। यहाँ से खाली स्थान बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, यहाँ से आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर खाली स्थान में बताना है। तो Q है और T है, तो Q को क्या कीजिएगा कि T होगा। तो यहाँ पर जो है आपको Q को T बनाने के लिए आपको +3 ऐड करना पड़ेगा। Q के बाद होता है RST, 3 ऐड हुआ है यहाँ पर। फिर इसके बाद T में भी अगर आप +3 ऐड कीजिएगा तो W है, T के बाद U भी W, इस तरह से है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि 3 ऐड होगा। तो K में आप पहले वाले लेटर में 3 ऐड कीजिए, K के बाद LMN, यानी N आ गया, यहाँ पर N हो गया। इसके बाद अब L वाले से देखते हैं। तो सेकेंड नंबर में जो है +2 सब में ऐड किया गया है, यहाँ पर से आपको पता चलेगा। P में अगर आप 2 ऐड कीजिएगा, P के बाद क्या होता है QR, 2 ऐड किया गया है। इसी तरह से R में भी 2 ऐड करने पर T होता है, R के बाद ST, 2 ऐड किया गया है। तो यहाँ पर भी आपको L में क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो L में 2 ऐड कीजिएगा, L के बाद है होता है M और N, तो NN यहाँ पर आ गया। और ऑप्शन देख लीजिए, 2 से ही पता चल जाएगा। B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, NNY वाला इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद Z में पैटर्न लागू करने के लिए -1 किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है ZAVE है। तो Z यहाँ पर है, V है, तो यहाँ पर क्या किया गया, घटाया गया है। Z में अगर आप -4 कीजिएगा तो V होगा। V में यहाँ पर क्या किया गया, -4 किया गया है, R है, और R में -4 करने पर यहाँ पर जो आ जाएगा N आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको अगर घटाने में सहूलियत नहीं है तो सिंपल सा ऐड करके देख लीजिए। जैसे R से शुरू कीजिए, R में 4 जोड़ने पर V के बराबर है, बिल्कुल है। R के बाद STUV, V में 4 ऐड करने पर Z के बराबर हो जाएगा। V के बाद होता है WXYZ। इसी तरह से N में 4 ऐड करने पर R के बराबर है, तो N वाला
एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन NM, और ए के बाद ई है, आई है, और इसके बाद इसमें क्या किया गया है कि 4 ऐड किया गया। ए में अगर आप 4 ऐड करते हैं ई होता है, ई में 4 ऐड करने पर आई में 4 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर एम आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया सी ऑप्शन NM। अगला क्वेश्चन, यह अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। इसमें अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो कोई इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया, जितने यहाँ पर लेटर है सभी सेम ही है, सिर्फ इसमें यहाँ पर स्थान को चेंज किया गया। अगर यहाँ से आप मिलाइएगा, चलिए यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से अगर आप मिलाइएगा, यहाँ पर ई है और यहाँ पर देखिएगा कि जो पहले स्थान पर है उसको तीसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है, और जो दूसरे स्थान पर है उसको चौथे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है, और जो तीसरे स्थान पर है उसको 5वें स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरह से इसमें भी आपको मिलाने पर इसी तरह से आएगा। एम है पहले स्थान पर, उसको क्या किया गया है, तीसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह से आया है दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, तीसरा वाला 5वें स्थान पर, यानी पहला जो है तीसरे पर है, दूसरा चौथे स्थान पर और तीसरा 5वें स्थान पर। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो है तीसरे स्थान पर वो क्या होगा कि पहले स्थान पर आ जाएगा, तभी तो पहला स्थान को आप तीसरे स्थान पर शिफ्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर सी मान आ गया, और चौथे स्थान वाला क्या होगा कि दूसरे स्थान पर आ जाएगा, और 5वें स्थान वाला तीसरे स्थान पर। तो CIM देख लीजिए, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लागू हुआ है, पहले स्थान वाला तीसरे पर चला गया है, दूसरा यहाँ पर चौथे नंबर पर, तीसरा यहाँ पर 5वें नंबर पर चेंज कर दिया गया है। अब चलिए कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर कथन दिया हुआ है पहला, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इसके बाद है पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतें में काफ़ी वृद्धि हुई है। फल है और खाद्यान्न है, खाद्यान्न यानी गेहूँ चावल हो गया। तो फल और खाद्यान्न के बीच में कोई सीधा सा यहाँ पर रिलेशन नहीं है, खाद्यान्न यानी अनाज को कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कथन ए कारण है और कथन बी उसका प्रभाव है। तो फल और यहाँ पर अनाज अलग अलग चीज़ है, तो दोनों जो है यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यदि कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। यहाँ पर जो है इसलिए स्वतंत्र होगा कि फलों का यहाँ पर कीमतों में भारी गिरावट आई है, तो हो सकता है कि फलों का उत्पादन अधिक हो गया होगा, और खाद्यान्न यानी अनाज गेहूं चावल की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है, तो मात्रा कम होगा, इस कारण से यहाँ पर काफ़ी वृद्धि हुई है। तो दोनों यहाँ पर स्वतंत्र है, एक दूसरे से यहाँ पर रिलेशन नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, कथन है यहाँ पर 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल में भेजना वांछनीय है। वांछनीय मीन्स होता है जरूरी नहीं है, डिजायरेबल है, यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। एक होता है कंपलसरी, अनिवार्य। अनिवार्य में होता है क्या कि आपको भेजना ही पड़ेगा, इसमें जरूरी नहीं है। इसके बाद अनुमान देख लीजिए यहाँ पर, इस उम्र में बच्चे उपयुक्त विकास के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो यह सही है, इसलिए 5 वर्ष के बाद यहाँ पर स्कूल में भेजना चाहिए। इसके बाद स्कूल 6 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है, उम्र का कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। तो दूसरा जो कथन है यह गलत है, पहला सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यदि केवल एक अनुमान अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन है, ट्रेन कंपार्टमेंट में चेतावनी। ट्रेन में दिया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचे, अनुचित उपयोग के लिए ₹500 दंड देना पड़ेगा। अगर आप बिना कारण का चेन खींचते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये दंड देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अनुमान है, कुछ व्यक्ति अलार्म चेन का अनुचित प्रयोग करते हैं, यह बिल्कुल सही है। कुछ व्यक्ति जो है बिना यहाँ पर जरूरी का ही अलार्म चेन खींच देते हैं, इस कारण से ट्रेन रुक जाती है। इसके बाद है, कुछ विशेष अवसरों पर व्यक्ति चलती ट्रेन को रोकना चाहती है, यह सही है। इमरजेंसी के कंडीशन में या कुछ सामान गिर गया उस कंडीशन में आप चेन खींच सकते हैं, तो दोनों यहाँ पर जो है सही है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1, 2 दोनों अंतर्निहित है। इसके बाद है यहाँ पर कथन निष्कर्ष रिलेटेड है यहाँ पर, तो इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, वेन डायग्राम से रिलेटेड इसमें आपको बनाना पड़ेगा, इसके बाद इसको आंसर देना है। क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन है सभी चूहे बिल्ली है, तो सभी यहाँ पर चूहा, चूहा को यहाँ पर रैट आर से डिनोट कर रहे हैं, इस तरह से हो गया चूहा, और सभी चूहे क्या है कि बिल्ली है यहाँ पर, तो इस तरह से हो गया, बिल्ली को यहाँ पर सी से डिनोट कर रहे हैं, कैट हो गया। इसके बाद है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो यहाँ पर सभी कैट जो हो गया यहाँ पर डॉग के अंतर्गत आ गया। अब चलिए निष्कर्ष है, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुत्ता यहाँ पर है और चूहा है, तो कुछ का रिलेशन बिल्कुल बनेगा यहाँ पर, और कुछ कुत्ते बिल्लियाँ है, कुछ कुत्ता कैट के अंतर्गत है, यह भी सही है, कुछ का यहाँ पर रिलेशन बनेगा, तो दोनों यहाँ पर सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यदि एक और दोनों तर्क संगत है यानी सही है।
अगला क्वेश्चन है सभी मुर्गियाँ चिड़िया हैं। तो मुर्गिया को यहाँ पर एम से डिनोट कर रहे हैं और चिड़िया को यहाँ पर सी से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद बकरी को यहाँ पर बी से डिनोट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम। सभी मुर्गियाँ चिड़िया हैं, मुर्गी हो गया यहाँ पर, सभी मुर्गियाँ चिड़िया के कैटेगरी में इस तरह से आ गया। चिड़िया को यहाँ पर सी से लिखे हैं। इसके बाद है कुछ बकरियाँ मुर्गियाँ हैं। कुछ बकरी जो है मुर्गी के यहाँ पर आ गया इस तरह से, कुछ का रिलेशन, कुछ बकरियाँ जो है मुर्गी के कैटेगरी में इस तरह से। अब चलिए निष्कर्ष में आ जाते हैं। कुछ बकरियाँ चिड़िया हैं, कुछ बकरी चिड़िया के अंतर्गत होगा। यहाँ पर देखिएगा कि मुर्गी वाला ये जो पार्ट है, मुर्गी तो पूरा चिड़िया के अंतर्गत है, और यहाँ से अगर आप देखिएगा ये वाला पार्ट जो है चिड़िया के अंतर्गत भी होगा। तो कुछ बकरी चिड़िया है, यह सही है। इसके बाद है सभी मुर्गियाँ बकरी है, यह गलत है बिल्कुल। सभी मुर्गी, मुर्गी जो है यह पार्ट है और बकरी के अंतर्गत तो कुछ ही का यहाँ पर रिलेशन है। सिर्फ कुछ मुर्गी यहाँ पर बकरियाँ हो सकता है, लेकिन सभी मुर्गियाँ बकरी नहीं हो सकता है। तो गलत यह दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक तर्क संगत है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यदि केवल एक निष्कर्ष तर्क संगत है। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना की ट्रेन छूटती है, यानी ट्रेन यहाँ से खुलती है। इसके बाद है नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी, यानी 40 मिनट पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी और अगली ट्रेन 6 बजे छूटेगी, यानी शाम 6 बजे। यहाँ पर 18 बजे दिया हुआ है। यह उद्घोषणा कितने बजे हुई थी आपको बताना है। आपको जो बनाना है यहाँ से शुरू करना है। अगली ट्रेन कितने बजे यहाँ पर छूटेगी, खुलेगी 6 बजे। तो 18 हो गया और 2.5 घंटे पर ट्रेन खुलती है, यानी इससे पहले की जो ट्रेन खुली थी इसमें से आपको 2.5 घंटे घटा देना है। तो 2.5 घंटे घटा देना है। यहाँ पर 18 है, इसमें से 2.5 घटाइएगा तो ये 18 में से 2 घटाने पर यहाँ पर 16 हो जाएगा। फिर आपको 30 और घटाना है तो 15-30 इस तरह से आ जाएगा। 3.5 हो गया, यहाँ पर 15-30 आ गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी, यानी अनाउंस जो हुआ है 40 मिनट पूर्व यहाँ पर एक ट्रेन छूट चुकी थी। तो इसमें क्या करना है, आपको 40 मिनट जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये आपको पता चलेगा कि कितने बजे यहाँ पर अनाउंस किया गया है। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 3.5 है और 40 है, तो यहाँ से 30 मिनट जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यह 15-30 है तो यह हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 मिनट बचेगा तो 16-10, यानी 4:10 पर उद्घोषणा की गई थी। 16-10 इसका सही आंसर हो जाएगा। बनाना जो है आपको यहाँ पर 18 बजे में से 2 घंटा 30 मिनट घटा देना है। घटाने के बाद जो यह 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद यहाँ पर टाइम आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 16-10 घंटा। 4:10 पर अनाउंस किया गया था। अगला क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है। अच्छा सा क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद है रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17 माह है, यदि उसके आगे 9 लड़के हो तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें लड़की कितना है लड़का कितना है। टोटल जो यहाँ पर है 60 विद्यार्थी है। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है। तो इसको बनाने के लिए ऐसे बनाना है, बॉय हो गया यहाँ पर बी से बॉय, गर्ल हो गया। गर्ल अगर 1 है तो बॉय यहाँ पर 2 हो गया, तो यानी 2:1 के अनुपात में है। टोटल यहाँ पर 60 है, तो यानी 2 + 1 3 यूनिट का मान हो गया 60, तो 1 का मान आ जाएगा यहाँ से 20। तो गर्ल यहाँ पर टोटल 20 है, लड़का यहाँ पर 40 हो गया। ये हो गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि टोटल लड़कियों की संख्या जो है 20 है, लड़कों की संख्या 40 है। इसके बाद कहा जा रहा है कि रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां है। मान लीजिए कि कोई लाइन इस तरह से है, रीना जो है यहाँ पर 17वें नंबर पर है। रीना हो गया 17वां है, यदि उसके आगे 9 लड़के हैं। अगर उसके आगे मान लीजिए यहाँ पर शुरू से चलिए इस तरह से है, यहाँ से शुरू है और यहाँ तक कोई यहाँ पर 9 लड़का हो गया, 9 लड़का हो गया। इसके बाद है यदि उसके आगे 9 लड़के हैं, यह तो पूरा हो गया। मान लीजिए 9 लड़का इस तरह से है, तो उसके बाद कितनी लड़कियाँ, लड़की जो है टोटल 20 ही है। ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर टोटल लड़की जो है 20 है, तो इस बीच में कितनी लड़कियाँ ये आपको पता लगाना है। तो रीना यहाँ पर खुद भी लड़की है, तो टोटल यहाँ पर 17वां स्थान है, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 लड़कियाँ, इसमें रीना भी काउंट हो गया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद कितनी लड़की, यानी इसके नीचे कितनी लड़की है, यह निकालने के लिए आपको क्या करना है। 20 टोटल लड़की है और यहाँ तक 8 है, तो 20 में से 8 घटा दीजिए, 12 इसका सही आंसर आ गया। इस तरह से आपको बनाना है। सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 12। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 50 से 51 का निर्देश दिया हुआ है। अभिकथन है, पहला है यहाँ पर बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, तो यह गलत दिया हुआ है। बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से, यह कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद है विटामिन की कमी से बीमारी होती है, बिल्कुल सही है।
तो दूसरा यहाँ पर आर जो है यह सही है, ए यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, ए गलत है किंतु आर सत्य है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अभिकथन है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो यह सही है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में बहती है, सही है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गलत है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी जो है पूर्व में है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर जो दिया हुआ है गलत है। तो ए यहाँ पर सही है और आर गलत है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ए सत्य है और आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। तो इसमें आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर कथन है उसी से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन भी होना चाहिए। तो कथन है स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पर बोझ है। इसके बाद है कार्यवाही, गरीब अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए। तो इस समस्या का समाधान नहीं, यहाँ पर बोझ है समस्या है, तो बंद कर देना समस्या का समाधान नहीं है, यह गलत है। इसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकते हैं, यानी यहाँ पर पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, तो यह सही है। बंद कर देना यहाँ पर समाधान नहीं है, तो सेकंड यहाँ पर कथन सही है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यदि केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है क्योंकि बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधि में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कार्यवाही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे मेन जो है, बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधि में अपने माता पिता को सहयोग करते हैं, इस कारण से स्कूल छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कार्यवाही, पहला है यहाँ पर माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम का शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए, यह बिल्कुल करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद है मुआवजा एक उपाय नहीं है, यह गलत दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चे जो स्कूल छोड़ रहे हैं आय अर्जित के कारण से, यानी रुपये के कारण से यहाँ पर दिक्कत है, इस कारण से गार्जियन को यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुआवजा सरकार को बिल्कुल देना चाहिए। यहाँ पर एक उपाय हो सकता है, क्योंकि अगर पैसा यहाँ पर पूरा हो जाएगा तो बच्चे स्कूल नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मुआवजा एक उपाय नहीं, यह गलत है, यह भी एक उपाय हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पहला अनुसरण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 54 से लेकर 55 तक कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। अगला है यहाँ पर बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत है। यहाँ पर कथन जो दिया हुआ है, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत है, यानी जो बीमार है उसको दवा चाहिए। निष्कर्ष है यहाँ पर स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पर बीमार लोगों की दवा की ज़रूरत है तो स्वस्थ लोगों को नहीं चाहिए, यह सही हो सकता है। इसके बाद है लोग अपने घर में दवा रखते हैं। यहाँ पर कथन में इसके बारे में जिक्र नहीं है कि लोग अपने घर में दवा रखते हैं, हो सकता है कि रखता भी होगा, नहीं भी रखता होगा। तो इसके लिए इसका सही आंसर जो होगा पहला, यदि केवल एक निष्कर्ष निकलता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। तो यहाँ पर कथन जो है बढ़ती जनसंख्या से रिलेटेड है और संसाधन का ह्रास यानी कमी होगा। तो यहाँ पर हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। कथन में जनसंख्या नियंत्रित से रिलेटेड जिक्र नहीं है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। इसके बाद है राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर है कि बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा, अगर संसाधन में कमी होता है तो यहाँ पर उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, यह सही है। लेकिन यहाँ पर कथन में जनसंख्या के बारे में जिक्र नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर नहीं देंगे, तो सेकंड इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन जीके से संबंधित है। जीके से टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो स्थित है दिल्ली में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही किसने प्रारंभ किया। दीन इलाही जो प्रारंभ किया अकबर ने 1582 ईस्वी में, अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1526 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखी है। हुमायूं नामा में हुमायूं के जीवन चरित्र का वर्णन है, तो हुमायूं के बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है, तो सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, महावीर का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कुंडग्राम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम वेद है। तो इसमें से जो प्रथम वेद है ऋग्वेद, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, जीके से बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया।
चंपारण आंदोलन का जो यहाँ पर प्रारंभ किया है गांधी जी, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो M.K. गांधी। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, और पहला सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1885, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा जो संबंधित है झारखंड राज्य से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि की रचना किसने की है? साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान समय में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जीके से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी रीजनिंग सेक्शन में टफ क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो पटना जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल जो स्थित है आगरा में, और आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी नगर किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, पिंक सिटी जो कहा जाता है गुलाबी नगर, जयपुर को, बी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान समय में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी किस राज्य में है? कोसी नदी जो बहती है उत्तर प्रदेश, कोसी नदी नेपाल से निकलती है, नेपाल से होते हुए बिहार में बहती है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत है रुपया है, तो भारत का मुद्रा रुपया है, बांग्लादेश का है टक्का, राजधानी है बांग्लादेश का ढाका, ढाका राजधानी है और रुपया टक्का है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया आँख और मोनेजाइटिस यह रोग से रिलेटेड है। तो मायोपिया आँख से संबंधित है, उसी तरह से मोनेजाइटिस यह जो संबंधित है मस्तिष्क से, मस्तिष्क का बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, कौन पृथ्वी का भाग है? पृथ्वी के भाग के अंतर्गत जो हो जाएगा वायुमंडल, जनमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, तीनों यहाँ पर चारों पृथ्वी के भाग से रिलेटेड है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सभी ABC। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जैवमंडल में सम्मिलित होता है। जैवमंडल यानी जिस पर जीव निवास करते हैं, तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी स्थान को के सहयोग से दर्शा सकते हैं? तो अक्षांश, देशांतर दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन दोनों AB। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी जो है पटना है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल कौन है? तभी वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सही आंसर जो हो जाएगा इसका जनसंघ। अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी है, तो जनसंघ से ही बाद में बना है भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंग्लिश में भी यह पूछा जाता है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का वर्णन है। और आपातकाल जो होता है 3 तरह का, पहला होता है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रबंध है। तो ये इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी है, और सीरियल नंबर भी आपको याद रखना है, 14वें राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री का सीरियल नंबर 15वां है,
और वेंकैया नायडू, तो वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है, 13वें उपराष्ट्रपति है और वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? भूकंप जो मापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिस्मोग्राफ में रिक्टर पैमाना होता है, रिक्टर पैमाना से पता चलता है कितना भूकंप की तीव्रता कितनी है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन है? ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, CFC। अगला क्वेश्चन है जकार्ता किस देश की राजधानी है? जकार्ता जो राजधानी है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया की। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में स्थित है, बंगाल की खाड़ी पूर्व में स्थित है, हिंद महासागर दक्षिण में स्थित है, तो अरब सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तभी वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन RTE एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया? तो RTE एक्ट जो बना है 2009 में और यह जो पूर्ण रूप से लागू हुआ है अप्रैल 2010 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अब यहाँ से देख लीजिए पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, टीचिंग एबिलिटी से रिलेटेड। टोटल 25 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। क्वेश्चन एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी जो समस्या है अभी इसके समय में विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। अगला क्वेश्चन अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा D ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सीखने हेतु जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। अगर स्टूडेंट में जानने की इच्छा है तो यहाँ पर विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण है सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? तो यहाँ पर है सभी विषयों का शिक्षण, यह सही है। इसके बाद है वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन, यह भी सही है, करना चाहिए। खेलों का आयोजन नहीं करना, यहाँ पर नहीं है, तो इस कारण से यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। खेलों का आयोजन बिल्कुल करना चाहिए, पूछा जा रहा था नहीं है। बाकी है अच्छी विकसित प्रयोगशाला, तो यह भी होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? तो खेल का मैदान बिल्कुल भौतिक है, खेल के मैदान में आप खेल सकते हैं। भौतिक यानी जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस तरह से हुआ। भवन हो गया, प्रयोगशाला, यह तीनों हो जाएगा भौतिक का उदाहरण। लेकिन लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष यह एक पद का नाम है। अगला क्वेश्चन है जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा खुली शिक्षा की संस्था यानी डिस्टेंस मोड। अगला क्वेश्चन है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? उच्चतर माध्यमिक जो होता है 10वीं के बाद यानी 11वीं 12वीं, 10th + 2 इसको आप कह सकते हैं सिंपल सा, तो 2 वर्ष होगा, 10वीं के बाद है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, 11वीं एवं 12वीं। अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय में निम्न में से कौन सा वांछित नहीं है यानी होना चाहिए, क्या नहीं है? तो नियमित उपस्थिति यह बिल्कुल होना चाहिए, अच्छा व्यवहार यह भी होना चाहिए, पुरस्कार भी देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है दैहिक दंड यानी विद्यार्थी को पीटना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। दैहिक दंड बिल्कुल गलत है, दंड नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको टीचर से रिलेटेड ही आंसर देना है। यहाँ पर आर्थिक परेशानी तो यह नहीं होगा, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, यही सही आंसर होगा। अभिभावकों का हस्तक्षेप, तो इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप नहीं कह सकते। टीचर अगर अच्छे तरीके से नेतृत्व करता है तो अनुशासनहीनता बिल्कुल भी स्टूडेंट में देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम सीखने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है? अधिगम का जो अर्थ होता है सीखना, यहाँ पर लिख दिया गया है क्वेश्चन में सीखना, और एग्जाम में हो सकता है कि आपको नहीं भी दिया रहे, तो अधिगम का अर्थ आपको सिंपल सा समझना है, सीखना होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन निर्देशित क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? इसमें से जो नहीं होगा कक्षा व्याख्यान, बाकी तीनों है वाद विवाद, संगीत एवं गायन स्पर्धा, ड्रामा, तीनों शामिल है। अगला क्वेश्चन है किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है? प्राथमिक विद्यालय जो है 1 से लेकर 5वीं तक के लिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों में कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका की तरफ बढ़ाना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि वर्ष है। तो माध्यमिक शिक्षा अवधि का जो वर्ष है 4 से 5 साल, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4 साल। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण है। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी ऑप्शन को, यहाँ पर अनुशासनहीनता पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न करना। तो यहाँ पर अगर टीचर विद्यार्थियों को टास्क नहीं देता है तो इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न करना, यह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। शिक्षक के लिए जो जरूरी है, जिस विषय के टीचर है, मान लीजिए मैथ का टीचर है तो मैथ बढ़िया से आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विषय की विषय वस्तु में दक्षता, यह सही है। अगला क्वेश्चन, एक सेमेस्टर महीने की अवधि का होता है। तो एक सेमेस्टर जो होता है 6 महीने का, 6 महीने पर एग्जाम होता है। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक अधिगम सीखने का परिवेश का तत्व कौन नहीं है। यहाँ पर सीखने वाले को अभिप्रेरित करना सही है, रुचि का सृजन करना यानी उससे रिलेटेड यहाँ पर इंटरेस्ट जगाना, यह भी सही है। और यहाँ पर जो है बलपूर्वक नियंत्रण यानी ज़बरदस्ती किसी को कुछ सिखाना, यह सही नहीं है। और क्रियाओं का नियोजन, यह भी सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो बलपूर्वक नियंत्रण, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो इसमें जो हो जाएगा पाठ्य सहगामी क्रिया में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सैन्य क्रिया में यह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है। तो इसमें से साहित्यिक क्रिया जो नहीं है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एनएसएस, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या करना चाहिए। दंडित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मारना चाहिए, यह भी नहीं। बाहर भेजना चाहिए, यह भी नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी यहाँ पर है क्रियाओं में संलग्न करना। अगर टीचर यहाँ पर स्टूडेंट को टास्क देगा तो टास्क अपने कंप्लीट करने में बिजी रहेगा तो शोरगुल करेगा ही नहीं। तो इसलिए क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है। तो यहाँ पर टीचर से रिलेटेड ही आपको आंसर देना है। अच्छे अध्यापकों की कमी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 3R का भाग नहीं है। 3R यहाँ पर, एक R का मीन्स हुआ यहाँ पर रीड यानी पढ़ना, दूसरा का है राइट लिखना, और तीसरा हो गया अरिथमेटिक, बोलना इससे रिलेटेड नहीं है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि भाग नहीं है तो बोलना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मूक बाधिर की शिक्षा से संबंधित है। मूक बाधिर यानी यहाँ पर जो बोल नहीं सकता है, तो ब्रेल उसके लिए होता है जिसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बोल नहीं सकता है, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर संकेत भाषा होगा। संकेत के द्वारा उसको आप पढ़ा सकते हैं और उसको सुना भी कम ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी मूक बाधिर या अंधे या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है। तो इसमें से जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में तेज सीखने वाले को पढ़ाना, इसके बाद है मध्य गति से सीखने वाले को पढ़ाना, इसके बाद है धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना। टीचर का काम है सभी स्टूडेंट को पढ़ाना। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सभी ABC को पढ़ाना। ऐसा नहीं है कि जो तेज स्टूडेंट है सिर्फ उसी पर ध्यान देना। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टूडेंट पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तो जो कमज़ोर स्टूडेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी ABC को पढ़ाना। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम देते हैं तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, और सरकारी कॉलेज में 2 साल का B.Ed मात्र 25,000 में कंप्लीट हो जाएगा। अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ी है 90,000 रुपये फ़ी है, और प्राइवेट कॉलेज का फ़ी है लगभग 1.5 लाख रुपये। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सरकारी कॉलेज जिला में एक ही है, और अर्ध सरकारी कॉलेज एक विश्वविद्यालय में 4 से 5 है। तो अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो अर्ध सरकारी में ज़रूर हो जाएगा। मात्र 90,000 रुपये में आपका 2 साल का B.Ed कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका मार्क्स खराब आता है तो उस कंडीशन में आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। प्राइवेट कॉलेज का फ़ी अधिक है। तो अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए, जिसमें आप लोगों की सभी विषय की तैयारी के साथ साथ 120 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी, जिस तरह से B.Ed एग्जाम का पैटर्न है सेम उसी अकॉर्डिंग पैटर्न पर प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को।
और एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल कीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर बिहार बीएड का बैनर दिखेगा, इस बैनर पर क्लिक करके भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। नहीं तो सबसे नीचे में यहाँ पर स्टोर टैब है, स्टोर टैब पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा जो भी एप्लीकेशन पर अभी मौजूद कोर्स है सभी कोर्स दिखेगा और वहाँ से आप बीएड का कोर्स परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पर। कोर्स का कंटेंट दिखेगा तो यह भी अपलोड है और भी बहुत सारा इसमें आप लोगों को हिंदी का वीडियो हो गया, जीके साइंस का वीडियो मिलेगा, रीजनिंग का वीडियो, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है तो रीजनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा। साथ ही नोट्स मिलेगा, नोट्स में इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगा जो फिक्स टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और 120 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020-21, 2018 से लेकर अब तक जितने भी परीक्षा लिए गए हैं सभी का प्रीवियस ईयर आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। टीचिंग लर्निंग से भी 25 क्वेश्चन है तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, इससे रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा। करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी वीवीआई टॉपिक है जहां से फिक्स हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि परीक्षा का डेट भी आ गया है। 23 जून 2022 को परीक्षा ली जाएगी तो डेट फिक्स है, तो आप देरी मत कीजिए, अभी से तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाइए। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए जिससे आपका सरकारी सीट में एडमिशन हो जाए। अगर सरकारी सीट में नहीं हो पाएगा तो कम से कम अर्ध सरकारी में हो जाए जिससे आपका कम रुपये में बीएड पूरा कंप्लीट हो जाएगा।